पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक रही उसके वजह से महाराष्ट्र की राजनीति एक तरीके से बदल चुकी है। इस पूरे उठापटक के बीच में जो सारी कंट्रोवर्सीज रही उसके केंद्र में कई सारे लोग रहे, लेकिन इतिहास में पहली बार महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका की बहुत ज्यादा चर्चा रही। कभी उन्होंने ऐसा लगता है कि सोच के कुछ चीजें की, कभी लगता है कि किसी आदेश पर ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन आखिरकार पिछले 2.5 साल में जब भी कंट्रोवर्सी रही उन्होंने कभी भी इस बात पर अपनी बात लोगों के सामने रखने की कोशिश नहीं की। तो जो मैन इन द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी जो महाराष्ट्र में रहे हैं वो भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल। उनसे हम आज सीधी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2.5 साल में जो भी महाराष्ट्र में रहा उसमें उनकी भूमिका क्या रही, किस तरीके से उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम को देखा और उनकी अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर क्या है, उनकी भूमिका इस पूरे मामले को लेकर क्या है। कोश्यारी जी, आप सितंबर 2019 में महाराष्ट्र में आए थे और तब लग रहा था कि जो जैसा है वैसा ही होगा। 2014 से 19 तक फडणवीस शिवसेना की सरकार चल रही थी, बीजेपी शिवसेना की। चुनाव में कोई ज्यादा उठापटक की गुंजाइश नहीं थी और दोबारा फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे यही बात लग रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्थिति अचानक बदल गई और उसके बाद से लगातार कंट्रोवर्सीज में रही। आप जब आए तब आपने सोचा था कि आपको इस तरीके से कंट्रोवर्शियल स्टेट में जाना पड़ेगा जहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से विपरीत होगी और आपको उसको फेस करना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे 3 साल 4 महीने महाराष्ट्र जैसे एक बड़े प्रदेश में रहने का अवसर मिला और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वास था कि मैंने उनके सामने भी कहा है कि मेरी इच्छा न होते हुए मैं आपका सम्मान करता हूं और महाराष्ट्र जैसे संतों के प्रदेश को देवभूमि से जाकर के बिना संतों के देव संतुष्ट भी नहीं होते और इसलिए संतों की भूमि में जितने दिन सेवा करने का मौका मिलेगा अच्छा लगेगा। तो इसलिए सौभाग्य था कि उनके शुभेच्छा से मैं महाराष्ट्र पहुंचा और पहुंचा तो स्वाभाविक है कि राजनीति कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वहाँ 2 दूनी 4 ही होता है। राजनीति में 2 दूनी 5 भी होता है, 2 दूनी 3 भी होता है। इसलिए जो महाराष्ट्र में हुआ वो केवल अकेले महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, ये अनेक प्रदेशों में समय समय पर होता है। मैं लंबे समय से राजनीति को देख रहा हूँ, भले ही मैं राजनीति में बहुत देर में आया, मैं प्रत्यक्ष राजनीति में बहुत देर में आया, लेकिन फिर में। तो इसलिए ये कहना कि ये आपने पहले क्या सोचा, पहले सोचा जितना होता है उतना ही हमेशा होता नहीं है। और हम जहाँ भी कहीं भी जाते हैं हमारा एक ही सिद्धांत है, होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और इसलिए हम होप फॉर द बेस्ट करते हैं, हम हमेशा आशावादी हैं और इस नाते से हम महाराष्ट्र गए और जो सेवा हो सके की। और आपने एक ही चीज का कंट्रोवर्सी और आप महाराष्ट्र में जनमत संग्रह कराइए तो मैं सोचता हूँ कि आपको भगत सिंह के चाहने वालों से ज्यादा मिलेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि राजभवन आपके समय पे लोगों के लिए खुल गया था। मतलब जितने पब्लिक गैदरिंग्स आपने की होगी शायद ही किसी राज्यपाल ने की होगी, ये तो हम सारे देखते हैं। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में गवर्नर कभी भी इतने कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं रहे। खास करके हमने देखा कि उसकी शुरुआत, मतलब आपके आने के 3 महीने में इसकी शुरुआत हो गई। 2019 में नवंबर महीने में जो जिसे कहते हैं ना तड़के शपथ ग्रहण किया गया, देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार का शपथ ग्रहण हुआ। एक रात में महाराष्ट्र में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो हट गया। और ये कमाल कैसे हो गया, उसके वजह से आपकी भूमिका पर सवाल उठाए गए। देखिए, राजनीति में जब मैं नहीं रहूंगा बहुत से लोग न रहेंगे और जो असली राजनेता है, जो चिंतक है, विचारक है, तो वो सोचेगा कि आखिर एक रात में सब कैसे हुआ। और कभी कभी तो ऐसी चीजें एक पल में होती है। तो आपने एक रात की बात कही है, ये समाज जो है एक पल में भूकंप आ जाता है, क्या होता है, किसने कहा कि एक रात में हो गया। ये तो स्वाभाविक है कि भाई हमारे पास कोई बड़े दल का नेता आता है और उसके साथ एक सहयोगी दल कहता है ये सब मेरे उनके दस्तखत है, हस्ताक्षर है और शाही से कहे हुए है और विश्वसनीय नेता है
छोटा मोटा भी नहीं है। अजित पवार जी कोई इतने छोटे मोटे नेता नहीं वहां के है। वो हमसे आते हैं, हम कहते हैं, हमने कहा ठीक है तुम्हारा बहुमत है तो सिद्ध करो। हमने सिद्ध करने का टाइम दिया। हो सकता है कि वो समय कुछ ज्यादा रहा होगा, बाद में कोर्ट ने कहा कम करो, ठीक है कम करो, ऑल एंड गुड, कम कर दिया। बहुमत करने में समर्थन नहीं थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। आपने जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को खत लिखा था जब महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल बंद थे, आपने कहा था कि आप क्या सेक्युलर हो गए, आपने क्या हिंदुत्ववाद छोड़ दिया है। क्या कोई भी राज्यपाल इस तरीके से राजनीतिक तरीके से खत लिख सकता है क्या? उस पर काफी सवाल उठाए गए। उस पर मैंने पहले बता दिया कि उस पर गृह मंत्री जी का बयान आ गया कि हमको संयम बरतना चाहिए। ये बयान ऊपर से आ चुका है, तो मुझे लगता है कि जब गृह मंत्री ने कह दिया एक बयान, उसके बाद हमारा बोलने का तो कुछ रह ही नहीं जाता। कहा जाता है कि खत आपका था लेकिन शब्द किसी और के थे। जो भी है, नहीं शब्द किसी के नहीं। ये भगत सिंह के साथ जो आपने बोला वो आपने ही बोला, जो मैंने बोला होगा किसी कारण से बोला होगा तो वो हो सकता है उस समय के लिए समीचीन न हो, और इसलिए बजाय मेरे स्वयं गृह मंत्री का बयान आ गया कि थोड़ा संयम रखना चाहिए। ओके ठीक है। आपको खेद है कि वैसा लेटर लिखने का, इस तरीके से लेटर देखिए जहाँ एक बड़े व्यक्ति ने कह दिया संयम बरतना चाहिए, खत्म हो गई बात, आगे बोलो। क्या आप किसी ब्रीफ पर काम कर रहे थे? आप पर कोई दबाव था कि मेरे पर बीजेपी, आप इतने सालों से बीजेपी से भाई साहिल, जो दबाव की तो बात ही मत बोलो। भगत सिंह पर को दबाव होता है क्या? कभी दबाव देखा आपने मेरे ऊपर? कहाँ से दबाव होता है, किसका दबाव होता है? वही, लेकिन आपके संबंध अगर अच्छे होते तो शायद इस तरीके मेरे संबंध तो बहुत अच्छे थे, पर उनके सलाहकार कौन थे? उनके यही विधायक सभा के मुझसे कहते थे आप बचाइए साहब बचाइए हमको। ये तो उद्धव जी तो शकुनी मामा के चक्कर में फंस गए, पता नहीं कौन था शकुनी मामा उनका। तो आप ये शिवसेना, आपका कहना है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक है वो आपके पास आके एकनाथ शिंदे के साथ थे, तो आपको आके कहते थे कि उद्धव ठाकरे गलत कर रहे हैं? मुझे जो है तो खुद ही लोग बोलते थे, तो आप समझे कि उद्धव जी का थोड़ा विवेक से काम करते। उनके खुद के विधायक आके आपको बोलते थे? आपका कहना है बोलते थे ना। उद्धव तो संत आदमी है, उसे कहाँ राजनीति में बेचारा फंस गया। आप जानते हैं कि क्या किस ढंग से फंस गए? चिट्ठी लिख रहे 5 पेज की, इसलिए बोल रहा हूं आपको, और अंत में लिख रहे कि विदिन 15 days और दे अर्लिएस्ट। अगर आदमी सज्जन नहीं होता, सीधा नहीं होता, राजनेता होता, शरद पवार की जगह से ट्रिक जानता होता, अनुभव होता है, ऐसा लिखता क्या? मेरी मजबूरी होती है, अगर मैं 4 लाइन खुद शरद पवार ने प्रधानमंत्री से आपकी शिकायत की है कि आपका रवैया एज अ राज्यपाल ठीक नहीं। शरद पवार विरोध में है, वो मेरी शिकायत क्या करेंगे? वो हो सकता है कुछ और भी करें, उनका करना क्या होता है? शिकायत तो वहाँ हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया उसको पढ़ा ना, लवासा के बारे में। ठीक है, हमारी शिकायत से क्या करना है? नई सरकार आने के बाद भी आप कंट्रोवर्सी से आपका पल्ला नहीं छूट पाया, क्योंकि वो सबसे कहते हैं ना कि एक काला पीरियड होगा आपके पॉलिटिकल करियर में। छत्रपति शिवाजी महाराज, यहां पर उनकी तस्वीर आज यहां पर ये रखा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर आपके बयान हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे, और विपक्ष ने तो वो मुद्दा उठा ही लिया। वो बयानों में मैं जाना नहीं चाहता, आपने उस पर जब राज्यपाल थे तब भी आपने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। लेकिन एक के बाद एक आपकी जो स्पीच थे, जैसे मुंबई में आपने एक स्पीच दिया था और कहा था कि मुंबई से अगर गुजराती और राजस्थानी समाज के लोग चले जाएंगे तो मुंबई का ये खत्म हो जाएगा, उस पर भी आपने भूमिका रखी थी। सवाल मेरा यह है कि उसके बाद तब वक्त ऐसा आया कि एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी भगत सिंह कोश्यारी के पीछे खड़ी रहती थी। अगर भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना लामबंद हो रही है तो बीजेपी आपके साथ में खड़ी होती थी। ये वाली कंट्रोवर्सीज में एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं का बयान आना शुरू हो गया। आशीष शेलार, मुंबई का बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आपके बयानों से वो इत्तेफाक नहीं रखते। उदयनराजे भोसले, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा कि राज्यपाल को यहां से निकाल देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि जो उदयनराजे भोसले उनके मन में जो बात है उनसे हम इत्तेफाक रखते हैं और वो बात हमने दिल्ली पहुंचाई है करके। ऐसा लग रहा था कि अब आपका इस्तेमाल खत्म हो गया, अब बीजेपी आपके वजह से बीजेपी तकलीफ में आ रही है, तो बीजेपी के नेता आपके खिलाफ उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि आपने मेरे एक एक बयान को मैंने सारे महाराष्ट्र के बुजुर्गों से पूछा, देश भर के मेरे यहाँ IAS IPS आते पड़े हुए, मैंने पूछा। जैसे मैंने बचपन में पढ़ा था कि
समर्थ रामदास उनके गुरु थे, आपने भी पढ़ा, सबने कहा हमने ही पढ़ा। लेकिन जो पहले दिन बयान आया तो मैंने अगले दिन बयान दे दिया कि हमारे केवल महाराष्ट्र के नहीं, वो हमारे राष्ट्र के हमारे जो है प्रेरणा स्रोत है ना। और यदि किसी का कोई कहता है कि ये सही नहीं है तो मैंने कहा मेरा ज्ञानवर्धन करा दे, क्या दिक्कत है, कोई मैं परफेक्ट हूँ क्या? मैंने बचपन में वही पढ़ा, सारे लोगों ने वही पढ़ा। अब मान लिया महाराष्ट्र में जाकर के कोई मुझे बयान देने का मुझे पहले बता देते कि साहब वो गुरु नहीं तो बता देता। अब वो क्या कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते, वेल एंड गुड। मैंने उनको थोपा तो नहीं अपनी बात को, मैंने कहा आपने मेरा ज्ञान बढ़ा दिया है, धन्यवाद है। तो इसलिए इस पर तो अपोजिशन है, तो एक दान तो अपोजिशन है, उनको कुछ बोलना ही बोलना है, ठीक है? और जहां तक आपने कहा कि उसको गुजराती है, और मैंने पहले अपोलोजाइज किया तुरंत ही, दैट वाज द ओनली माय स्टेटमेंट जो अतिरेक में हो गया। उसी समय मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं है, क्योंकि मैं उसका अगला पार्ट मुझे और बोलना था, मुझे बोल नहीं पाया मैं। आपको नहीं लगता कि उसके वजह से उनको लग रहा था कि अब हमारे लिए, क्योंकि भाजपा के साथ भगत सिंह कोश्यारी का नाम जुड़ चुका है, अब ऐसे में आपके वजह से उनको दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, इसके लिए बेटर है कि आप यहाँ से जाइए। मेरी बात सुनो जी, न तो कोई मुझे वहां से भेज रहा था, न मुझे किसी ने वहां से भेजना था, ठीक है नहीं। और मैंने, अगर आप जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आए थे जी हमारे राजभवन का, तब भी कहा था कि मैं इच्छुक नहीं था, ये आपका स्नेह और प्रेम और विश्वास था कि इसके लिए मैं महाराष्ट्र आया हूँ। तो इसलिए महाराष्ट्र जाने न जाने वो तो बात ही अलग है। और एक दो उन्हें कोई बयान दिया, ठीक है, उनका व्यक्तिगत मत है। बिल्कुल बिल्कुल करने चाहिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगला आपका जो काम होगा वो राजनीति से परे, आपने जैसे कहा कि सोशल वर्क की तरह आपको काम करना है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने आज हमसे बात की, आप जितना बोल सकते थे उतना आपने बोलने की कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोबारा आप महाराष्ट्र में आएंगे तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।